वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, मुल्क में बिजली का बहरान जारी है। शॉर्टफॉल 6.5 मेगावाट हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन और कारोबार ठप होकर रह गया। ज़राए एनटीडीसी के मुताबिक बिजली की पैदावार 21,000 और तलब 27,500 मेगावाट है। पंजाब के बड़े शहरों में 609 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहात में 12-12 घंटे बिजली बंद रहती है। लेस्को का शॉर्टफॉल 900 मेगावाट के लगभग है। बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार, अवाम ज़हनी अजियत से दो चार, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर, कारोबार ठप होने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ने आते ही अवाम का बुरा हाल कर दिया, इन्हें चाहिए अपने अखराजात कम करके अवाम को रिलीफ दें। उधर लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम, वजारत दाखिला और ओगरा को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार को वज़ीर आज़म का नाम बतौर फरीक वापस लेने की हिदायत कर दी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में फिर इजाफा, डॉलर की कदर 1 रुपये 63 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 199 रुपये 55 पैसे पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपये से 204 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 267 पॉइंट्स कमी के बाद 41,037 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। महंगाई के सताए अवाम ने शहबाज हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं 5 रुपए की चीज़ 20 रुपए की हो गई। अपनी सियासत से अवाम का सत्यानाश कर दिया है। कहते थे इमरान खान गलत है, इस वक्त 1 लीटर घी 300 का मिलता था, अब 500 का हो गया। बताएं गलत कौन है? इन्हें शर्म आनी चाहिए। बच्चों को तालीम दिलाएं या रोटी खिलाएं। पेट्रोल की कीमत इस माह के आखिर तक 260 रुपये हो जाएगी। कोई और हुकूमत होती तो इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ाई जाती। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह कीमतें बढ़ाई जाएंगी। पाकिस्तान और आवाम से मोहब्बत करने वाला ऐसे इक़दामात नहीं कर सकता। पेट्रोल की कीमत आज 210 रुपये है। ये गालिबन बहुत जल्द इस महीने के आखिर तक ये 260 के करीब होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि अगर कोई और हुकूमत होती इतना ज़्यादा बढ़ा देती। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को इस मुल्क से मोहब्बत है, आवाम से मोहब्बत है, तो इतना ब्रूटल तरीके से चीज़ों को नहीं वो हैंडल करता। हमेशा देखा गया है कि जब भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है तो हमें IMF खेलना पड़ता है। अभी सितंबर तक इतने ज़्यादा हालत को ख़राब कर देंगे कि उस वक्त होगा कि अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है IMF के जाने के बगैर। IMF में रहते हुए आप कोई ब्रीदिंग स्पेस और कुछ मईशत में बेहतरी ये कभी तस्वर ही ना करें, क्योंकि जो मुल्क IMF में जाता है वो बर्बाद हो जाता है। अब हम निकल नहीं सकते हैं। जो हुकूमत निकलने की कोशिश करेगी हो सकता है कि रजीम चेंज हो जाए फिर वहां पर। और पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा का सिंध हाई कोर्ट उनको पेश कर दिया गया। दुआ जहरा के साथ उसके शौहर जहीर भी मौजूद हैं। असगर उमर इस मुतालिक हमें आगाह करेंगे। कहिए असगर। जी, अब से कुछ ही लम्हों के बाद सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा के केस की समाअत होने वाली है। बेंच के जजेज कब्र अदालत में आ गए हैं और दुआ जहरा और उनके मुबैना शौहर जहीर को भी पेश किया जा चुका है। इसके साथ साथ ज़ोहरा के वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही दुआ जहरा अदालत को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी वालिदैन ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उस वक्त उन्हें रोक दिया और उनसे कहा कि अदालत के फैसले के को मिलने की इजाज़त दी जा सकती है। और इस वक्त यहाँ पर सख्त हिफाजती इंतजाम हैं सिंध हाई कोर्ट के इर्द गिर्द। और ये केस की समाअत अभी कुछ होने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि दुआ जहरा कस्टडी किसके हवाले की जाएगी, क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ पर कराची में अगवा का केस दर्ज है, लेकिन लाहौर में उनकी शादी के मुतालिक वो बयान दे चुके हैं कि वो अपनी मर्जी से शादी की है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनके मुतालिक ऑर्डर दिया हुआ है और अभी जल्द ही कराची में सिंध हाई कोर्ट उनके मुतालिक फैसला करेगी। असगर शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भारत में रहमत लिल आलमीन की शान में गुस्ताखी पर दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। OIC की शदीद मजम्मत, कहा अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। आलमी बरादरी को भारत में इस्लाम और मुसलमानों से नफरत और बदसलूकी पर नोटिस लेना चाहिए। एहतजाज के ऐलान पर भारत में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई।
बीजेपी तर्जुमानों के गुस्ताखाना बयानात पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने बीजेपी के 2 सीनियर ओहदेदारों के तौहीन आमेज़ बयानात पर एहतजाज किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया ये बयानात नाकाबिल कबूल हैं। तौहीन आमेज़ बयानात से पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। पाकिस्तान ने बीजेपी हुकूमत के गैर अखलाकी तादीबी इक़दामात पर इजहार अफसोस किया और कहा पाकिस्तान को भारत में फ़िरका वाराना तशद्दुद और नफ़रत में इजाफे पर तशवीश है। भारत में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात इस्लामोफोबिया के वाज़ेह नताइज के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबा किया बीजेपी ओहदेदारों के तौहीन आमेज़ तबसरों की गैर वाज़ेह मज़म्मत की जाए। भारतीय रहनुमाओं से फैसला कुन काबिल अमल कार्रवाई से जवाबदेही की जाए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया गया। बीजेपी ओहदेदारों के तौहीन आमेज़ रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत करते हैं। बीजेपी क़यादत और भारतीय हुकूमत को तौहीन आमेज़ तबसरों की मज़म्मत करनी चाहिए। बीजेपी क़यादत और भारतीय हुकूमत के ज़िम्मेदारों को हिसाब देना चाहिए। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजेपी रहनुमा के गुस्ताखाना बयान की मज़म्मत। सदर आरिफ अलवी ने कहा तौहीन आमेज़ बयानात से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुतनाज़ बयानात हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान की आकाश हैं। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमें भारत में इस्लामोफोबिया को नोटिस लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हम बारहा कह चुके हैं फाशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है। भारत में मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। दुनिया भारत की इंतहा पसंदी का नोटिस ले। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं है। तमाम मुसलमान नामूस रिसालत के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा इस्लामाबाद ने कहा है गुस्ताखाना बयानात से पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम उम्मा के जज्बात को ठेस पहुंची है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीजेपी तर्जुमान के नफरत अंगेज़ हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी नफरत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इमरान खान ने कहा कि मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों पर हमले कराए जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी मुसलमानों के लिए सबसे तकलीफ दे अमल है। तमाम मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत और इंतहाई ताज़ीम करते हैं। ओआईसी मोदी के भारत के खिलाफ सख्त एक्शन ले। अफसोस इस्लामोफोबिया पॉलिसियों पर भारत को कुछ नहीं कहा जाता। पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं हुक्मरानों ने मस्जिद नबवी वाक़ये पर सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात कराए। इनके व्हाट्सएप मीडिया मैनेजमेंट ने तूफ़ान बर्पा कर दिया। अब ना कोई सफ़ीर निकालने का मुतालबा कर रहा है ना कोई इस्लामाबाद मार्च का। सर्द महरी इसलिए कि शरीफ ख़ानदान के भारत से ज़ाती कारोबारी ताल्लुकात हैं। बीजेपी रुकन की गुस्ताखी पर मुस्लिम दुनिया से भारतीय अशिया का बायकॉट, सख्त रद्द अमल आया। हुक्मरान नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तिजारती काउंसलर तैनाती का फैसला वापस ले। कौमी असम्बली रुकनियत से बतौर एहतजाज इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि भारत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। मुतादिद अरब और मुस्लिम ममालिक ने भारत के खिलाफ इक़दामात का ऐलान किया, मगर मीर सादिक और जाफ़र की तरफ से भारत से तिजारत शुरू की जा रही है। इनके कारोबारी मफादात भारत से हैं जो इन्हें हर शय से ज़्यादा अजीज़ हैं। इन्होंने ज़्यादा तवज्जो जाली ऑडियो वीडियो बनाने पर मरकूज़ कर रखी है। अगर ये इससे निस्फ तवज्जो भी अवामी मसाइल पर डालते तो अवाम इस हालत को ना पहुँचते। लगता है अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से एमकेएम के 8 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की है। अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब बताइए वफ्द में कौन कौन शामिल है? जी, इस वक्त वज़ीर आला हाउस में एमकेएम और पीपल्स पार्टी दरमियान बात जारी है। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करे। हुकूमत से नुमाइंदगी करने वालों में से नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, इम्तियाज शेख, शकील नाम मेमन, जाम खान शोरो और मुर्जा वहाब, जबकि एमकेएम की जानिब से 8 रुकनी हफ्ते जिनकी नुमाइंदगी कंवर नवीद जमील, सैयद अमीनुल हक, वफाकी वजीर फैसल फजवारी,
محمد حسین، خواجہ اظہار، جاوید حنیف اور حامد نذیر کر رہے ہیں۔ ملاقات میں بلدیاتی نظام سے متعلق جو مختلف ان کی جو پیش کردہ تجاویز تھی اس پر اس وقت تفصیلی تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کو انتظامی امور میں شامل کرنے کے سلسلے میں جو ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی اور حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ کراچی کی 3 ڈی ایم سیز کے ایڈمنسٹریٹر بھی ایم کیو ایم کی مشاورت سے لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آج کی ملاقات میں اس نئے مطالبے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی نظام نیا لایا جا رہا ہے اس میں جو ایم کیو ایم کے تمام تر سفارشات ہیں ان کو تقریباً اس نئے نظام میں شامل کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ انہیں آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح نیا نظام لایا جا رہا ہے۔ جی ارباب، آپ کا شکریہ۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کا کہنا ہے کہ یہ استعفیٰ کھیلنے کا ناٹک رچانا چاہتے ہیں۔ کور کمیٹی کا فیصلہ ہے، استعفے کی تصدیق کے لیے کوئی نہیں جائے گا۔ جو کپڑے بیچ کر آٹا دینے والا تھا اب ڈیزل مہنگا کرنے کے فضائل بتا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر اسپیکر تھے ایکٹنگ، انہوں نے رولنگ دے دی تھی، میں نے استعفے منظور کر لی۔ ہمارے ایم این ایز کو جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہ غیر آئینی ہے۔ استعفیٰ کھیلنے کا ناٹک رچانا چاہتے ہیں۔ اولا پسترا بھی اگر کوئی جائے تو ان کو لیجیٹمیسی ملے، ان کو لیجیٹمیسی بالکل بھی نہیں دیں گے کسی قیمت کے اوپر۔ ہمارا کوئی ایم این اے وہاں پہ نہیں جائے گا، ہم استعفے دے چکے ہیں۔ کسی سے ہم کچھ نہیں مانگ رہے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے بیچو، اور وہ جو کپڑے بیچ کے آٹا دینے والا تھا وہ لوگوں کو فضائل بتا رہا ہے ڈیزل مہنگا کرنے کے۔ وہ نجی مجلسوں میں کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ دھوکہ تھا کہ ہم کوئی مہنگائی ختم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے زہر کھانے کے اس کے پاس پیسے نہیں، لیکن شرم کھانے کے پیسے اس کے پاس ہیں جو لندن میں اس نے چھپائے ہوئے ہیں۔ شرم کھانے کے پیسے مقصود چپراسی نے بتائے، اور نیوٹرل پروسیکیوٹرز ہونے چاہیے۔ پارٹی کے گھریلو چیری بلاسم ٹائپ پروسیکیوٹرز نہیں چل سکتے، اس لیے یہ مقدمات لاہور سے باہر کہیں ٹرانسفر کیے جائیں۔ شیخ رشید نے الیکشن کی تاریخ کے بغیر حکومت سے کسی قسم کی بات چیت سے انکار کر دیا۔ کہا الیکشن کی تاریخ نہ دی تو عمران خان کسی ڈائیلاگ کا حصہ نہیں بنیں گے، میں اسی سال انتخابات دیکھ رہا ہوں۔ سابق مشیر احتساب مصدق عباسی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں شامل افراد خود اپنے جرم میں قاضی بن گئے ہیں۔ نیب ترامیم سے نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف مقدمات ختم ہو سکتے ہیں۔ اپنے جرم کے خود قاضی نہیں بن سکتے، یہ لوگ اپنے جرم کے خود قاضی بن گئے۔ پہلی سیکشن نواز شریف کا کیس، انہوں نے یہ بتانا تھا کہ ان کی ترسیلات کہاں سے آئیں۔ سیکشن 14 اس کو سپورٹ کرتی ہے، سیکشن 14 کو سرے سے ختم ہی کر دیا گیا۔ سیکشن 21 کی جو سب سیکشن جی ہے اس کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ مریم کی جو ایویڈنس تھی وہ باہر سے آئی تھی، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی۔ سیکشن 9 کے تحت ایسٹس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے بینکنگ ٹرانزیکشنز کی، اس کے تحت شہباز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں منی لانڈرنگ کے وہ آٹومیٹکلی تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ 100% کیسز ہٹ ہوں گے اور 80% کیسز تقریباً کورٹس میں سے نکل کے یا ڈپارٹمنٹ سے جائیں گے یا وہ نیب کو واپس کر دیے جائیں گے، وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اور ملک ریاض نے خود سے منسوب حالیہ آڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں ملک ریاض نے کہا آڈیو ٹیپ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی ایک مثال ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جھوٹی گفتگو گڑھے جانے پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی پارٹی کی سیاسی مہم کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ خوفناک بات یہ ہے کہ میری آواز ذاتی اور سیاسی انتقام کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ اب میری فیملی کو بھی ملوث کیا جا رہا ہے۔ مجھے ان حملوں پر کراہیت آ رہی ہے۔ میں اس معاملے پر قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اس سازش کے پیچھے کرداروں کے خلاف ہر قانونی فورم استعمال کروں گا۔ من گھڑت مواد بنانے یا اس کو پھیلانے والوں سے باس پرس ہوگی۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی میڈیا سے مخاطب ہیں۔ ہندوتوا فلسفے کی عکاسی کرتی ہے، اس کی وہ ایک اس کا آئینہ ہے جو پوری قوم نے دیکھا۔ میں توقع کرتا ہوں اور ابھی تک میں حیران ہوں کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور پاکستان کی خارجہ امور کی وزیر مملکت اس قومی اور دل آزاری پر مصلحتاً خاموش کیوں ہیں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی شان میں یہ گستاخی ہوتی ہے
तो हमारा दफ्तर खारजा इस पर खामोश क्यों है? उसका रद्द-ए-अमल आना चाहिए। और दफ्तर खारजा को हमारा चीफ डिप्लोमेट कौन है? वजीर खारजा है। आज बिलावल खामोश क्यों है? बिलावल को बोलना चाहिए और पूरी कौम तवक्को करती है कि बिलावल को, हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि उसने दिल आज़ारी की है पूरी उम्मा की। मैं तवक्को करता हूं कि OIC भी इस पर एक वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार करेगी, क्योंकि ये एक गम और गुस्सा है लोगों में और मैं देख रहा हूं वो बढ़ता चला जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आज सुबह मेरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के एक नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात हुई। आज MWM और PTI में राब्ता हुआ, तबादला ख्याल हुआ और मुस्तकबिल में हम मिल के कैसे चल सकते हैं उस पर एक तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर शीन मज़ारी और मैं PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनकी तरफ से 3 कायदीन जो पार्टी ने नामजद किए थे वो मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया, मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और आइंदा भी मिल बैठने का फ़ैसला किया। उनका नुक्ता नज़र जो उन्होंने मेरी खिदमत में मेरे सामने पेश किया, मैं जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब को अभी मिलने जा रहा हूं, तो मैं उनके गोश गुजार कर दूंगा। मैं आज 2 और मौज़ूआत पर बात करना चाहूँगा और इस वक्त सिंध में और जनूबी पंजाब में बिलखसूस पानी का बहरान है, बलूचिस्तान में बिलखसूस पानी का बहरान है। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त जो मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज हैं, जो आए दिन सिंध के बारे में आवाज़ उठाते थे कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इक़्तिदार के जीने पे सवार होने के बाद खामोश क्यों हैं? आज सिंध के खेत उनको उजड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज सिंध के काश्तकार, किसान और हारी की मुश्किलात का उन्हें एहसास क्यों नहीं हो रहा? आज जनूबी पंजाब के साथ जो सलूक हो रहा है उसके बारे में पीपल्स पार्टी, जो कि नून लीग की हलीफ जमात है, खामोश क्यों है? इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला हैं। मैं उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि जनूबी पंजाब की हक तलफी की जा रही है और पंजाब हुकूमत उनका कोटा उनको नहीं दे रही। जिस मिकदार में पानी मिलना चाहिए जनूबी पंजाब के लोगों को, वो नहीं मिल पा रहा। अगर आप मुख्तलिफ बैराज हेड्स का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मुआयना करें तो इक्विटेबल तरीके से पानी की तकसीम नहीं हो रही और जनूबी पंजाब की हक तलफी हो रही है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मैं मुतालबा कर रहा हूं कि फिलफौर अगर कमी है तो उसको भी ज़रूरत के मुताबिक शेयर किया जाए और इक्विटेबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आज पानी की कमी की वजह से जनूबी पंजाब की सबसे कीमती फसल जो है वो आम की फसल है। आम के बागात बर्बाद हो रहे हैं। मार्च के महीने में जब फ्लावरिंग का सीजन था तो हाई टेम्परेचर्स की वजह से फ्रूट सेट नुकसान हुआ और अब मई में और जून में जब पानी की अशद ज़रूरत है, फल तैयार होने के करीब है, नहरों की वाराबंदी हो रही है और वो इलाके बिलखसूस जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है वो शदीद मुतासर हो चुके हैं और वो इलाके जहाँ पानी मीठा है, देहात में आज वज़ीर आज़म के कहने के बावजूद 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है
अगर 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो किस तरह ट्यूबवेल चलेंगे और किस तरह खेत सैराब होंगे। हमारी आम की फसल मुतासिर हो रही है और जनूबी पंजाब जो मुल्क की कपास की पैदावार का 80 से 85% पैदा करता है और मुल्क की सनत का दारोमदार जनूबी पंजाब की कपास की पैदावार पर और सिंध की पैदावार पर मुनहसर है, आज वो अपनी फसल काश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि नहरों में पानी नहीं है और काश्तकार बेहद परेशान है। जो मुंजी की काश्त है, अर्ली वैरायटीज जो हैं उनकी बिजाई मुतासर हो रही है। मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब के वज़ीर आला से मुतालबा कर रहा हूँ कि हमारे साथ जनूबी पंजाब के साथ और सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक न बरता जाए। वज़ीर आज़म की खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा और वज़ीर आला की खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा, ये सौतेलापन न किया जाए और हमारे इलाकों को महरूम न किया जाए। इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर, हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है उस पर बड़े मनफी असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। इसके साथ साथ मैं एक और अर्ज़ करना चलूँ कि इस वक्त काश्तकार की जो परेशानी है, डीजल की कीमत बढ़ गई और वो बेहद परेशान है। पानी नहीं है, वो बेहद परेशान है। लोड शेडिंग की वजह से ट्यूबवेल नहीं चल रहा, वो बेहद परेशान है। और फिर जख्मों पे नमक पाशी क्या हो रही है कि इस वक्त यूरिया खाद दस्तयाब नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। पंजाब की हुकूमत सो रही है। वजीर आला जागो, 3000 रुपए के यूरिया की बोरी बिक रही है, ब्लैक हो रही है। 3000 रुपए की यूरिया की बोरी ब्लैक हो रही है और आपके नाक तले हो रही है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? मुल्तान में और दीगर जगहों पे खुलेआम खाद ब्लैक हो रही है और मैं नाम भी ले लूँगा उन लोगों के जिनके बड़े बड़े वहाँ खाद के डिपोज हैं और वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं, उनके टिकट होल्डर हैं जो खाद ब्लैक कर रहे हैं। अगर आज उसका नोटिस ना लिया गया तो उससे भी हमारी मईशत मुतासिर होगी। ये 3-4 अहम अवामी नौयत के मसले थे जो मैं समझता था कि पार्टी के इजलास से पहले मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। शुक्रिया। तो सवाल ले ले कि गुस्ताखी की आपने बात की, गुस्ताखी तो एक हफ्ता कबल हुई है, एक हफ्ता पहले हुई है। आज जब अरब ममालिक ने इंडिया जो अशिया है उससे बाइकाट किया तो आज आप क्या? दूसरा सवाल मेरा ये है, अच्छा ये बताएं, एक फ़र्ज़ कीजिए, एक सेकंड फ़र्ज़ कीजिए अगर एक हफ्ता पहले भी हुई है तो वो गुस्ताखी कम हो जाती है। और अगर हम बोले हैं, हम गलत बोले हैं, ठीक है ना, तो ये कोई सवाल ना हुआ मेरे भाई। आप एक पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते आपको तायीद करनी चाहिए। आप दिफा कर रहे हैं, आप उस गुस्ताखी पे पर्दा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपसे देखिए ना, मैं आपसे ये तवक्को नहीं करता। ये पूरे आलम इस्लाम के जज्बात मुजरू हुए हैं और हुकूमत क्यों सोई हुई है? क्यों नहीं बोल रहा हमारा वजीर खारजा, वजीर मुमलिकत क्यों खामोश हैं? ये हमारा एक मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान का हिस्सा है और हमने पीटीआई ने एक पूरा इस पर मौक़िफ़ अख्तियार किया है। हम खामोश क्यों हैं? मसलतन क्यों खामोश हैं? अच्छा मखदूम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान थे वो इलेक्शन से पहले शामिल हुए थे अपने मकासद के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब की 20 सीटों पर। लोधरा से इसी तरह इलेक्टिव मंसूबे दोबारा आपने शामिल करवाएं। क्या पिछली गलतियों से तहरीक इंसाफ ने सबक नहीं सीखा? तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख रही है। आज वो सवाल कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, मुस्लिम लीग नून का जो पुराना कारकुन है वो सवाल कर रहा है कि हम पर ये लोटे मुसल्लत क्यों किए गए। लोधरा से जवार वड़ैच साहब मुनहरिफ हो गए और वो शामिल हो गए एक अरेंजमेंट के तहत। मुल्तान से सलमान नईम साहब मुनहरिफ हो गए जो इंसाफ हाउस का जिक्र किया करते थे, इमरान खान की तस्वीरें लगाया करते थे, वावेला करते थे कि हम इमरान खान के सिपाही हैं,
हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। 1 अरब के फंड दिए उस्मान बुज़दार ने उनको, डीसी कमिश्नर उनके घर जाते रहे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग उनके घर सलामियां पेश करते रहे, सीवरेज के सीवरमैन उनकी कहने पर तैनात होते रहे। आज उन्हें यकदम मुस्लिम लीग का फलसफा याद आ गया और इमरान खान और पीटीआई भूल गई। तो ये सवाल भी लोग कर रहे हैं और नून वाले सवाल कर रहे हैं अपनी क़यादत से कि क्या ये सारे लोटे ही आपको कबूल थे? आप कोई शामिल होता है, आप मेरिट में जांचिए, हो सकता है उसमें एक अच्छा आदमी हो, साफ सुथरा आदमी हो, दयानतदार आदमी हो, और अगर वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो ठीक है, लोग पार्टियों में फैसला करते हैं। लेकिन क्या सभी लोटे कबूल कर लिए गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक अरेंजमेंट के तहत इलेक्शन हो रहा है। ये ज़िमनी इलेक्शन जो 20 पंजाब में हो रहे हैं, ये एक मकसद के लिए किए जा रहे हैं। ये हमजा शबाज की वजारत आला को बचाने का इलेक्शन है, अवाम से वोट और तायद हासिल करने का नहीं है। ये अपनी वजारत आला जो इस वक्त बिल्कुल नेक एंड नेक है, इसलिए हमारी 5 सीटें जो रिजर्व सीट थी वो नोटिफाई नहीं की गई। क्यों नहीं नोटिफाई की गई? इसलिए नोटिफाई नहीं की गई कि अगर वो 5 सीटें नोटिफाई हो जाती तो आज ही हमजा अकलियत में होते। तहरीक इंसाफ की तादाद असेंबली में 173 होती और नून की तादाद 172 होती। ये है कैफियत। और फाइनेंस बिल पर जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और फाइनेंस बिल पर लोटे का वोट नहीं चलता। और वो तो डी सीट भी हो गए और इलेक्शंस का शेड्यूल भी आ गया, दरखास्तें भी हो रही हैं। तो अपनी वजारत आला की खातिर ये सारे असूल मलियामेट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन आलाकार बन रहा है। इलेक्शन कमीशन इनका दस्तेबाजू बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करने का इनका पूरा प्लान है। आज मैं कह रहा हूँ, अभी कैंपेन शुरू होने से पहले कह रहा हूँ कि अगर इंतज़ामिया ने, अगर पुलिस ने, अगर गुल्लू भट्टों ने इंतखाबात में मदाखलत की, और जिसके शवाहिद हम इकट्ठे करेंगे, अगर पुलिस के ज़रिए जो सिंध में हो रहा है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में दबाव के तहत वफादारियां तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है, अगर उनने ऐसा किया तो पंजाब में हर ज़िले में और जहाँ जहाँ ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं भरपूर मजम्मत की जाएगी, भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। बीजेपी के मामले पे आपने कहा कि वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे, दफ्तर ख़ारजा ने इसको कंडेम भी किया है और कल दफ्तर ख़ारजा, देखिए वज़ीर ख़ारजा होते तो ऐसी क्या चीज़ नहीं करते जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहाल नहीं की? कम से कम बोलता तो सही ना यार, चुप का रोज़ा तो तोड़ दे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जो हैं वो एक प्रोफेशनल आदमी है, मेरे साथ काम किया, बड़ा अच्छा अफसर है, दयानतदार अपराइट ऑफिसर है, मैं जानता हूँ, इज़ अ गुड मैन और सही किया उसने। लेकिन सवाल ये है, सियासी हुकूमत है ना, सियासी हुकूमत का फेस कौन है? दफ्तर ख़ारजा का फेस उनका तर्जुमान है या वज़ीर ख़ारजा है? वज़ीर ख़ारजा को शर्म क्यों आती है कि हजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है और वज़ीर ख़ारजा बयान देने से कतराता है? इतना हिंदुस्तान से मरूब है। तालिबान के साथ जब बात हो रही थी हमारे वक्त में, तो इसी वज़ीर ख़ारजा ने इतराज़ात उठाए थे, इमरान खान पर सवालिया निशान उठाए गए थे, इदारिये छापे गए थे। आज वो इदारिये छापने वाले और यही बिलावल खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोलता? आज भी तो वफद गया है, आपके हुकूमत ने भेजा है, तो आज आपकी सोच बदल गई, आज आपकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हो गई हैं, इसलिए खामोश है। कौम देख रही है भाईजान, कौम एक एक चीज़ को नोट करती है। आज आप समझते हैं कि लोग नादान हैं, लोग हमसे ज़्यादा ज़ीरक हैं। सर, क्या ऐसी आपके सियासी जमातों पे मुश्किल वक्त आता है, गुजर जाता है, लेकिन इस वक्त चूँकि आपकी जो से हुकूमत ले ली गई है,
ہم نے دیکھا ہے کہ خسرو بختیار جیسے لوگ جن پہ کرپشن کے الزامات لگتے رہے، اب وہ جس وقت آپ پہ مشکل وقت ہے وہ قریب نظر نہیں آ رہے، ایسے لوگوں کے حوالے سے مستقبل میں فیصلہ ہو سکتا ہے کہ شاید ٹکٹ نہ دیا جائے یا پارٹی کچھ سخت فیصلے کرے؟ نیکسٹ کوشچن. پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہے، تھوڑا سا اس والے سے بتا دیں. جی پارلیمانی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 20 حلقوں میں ہم نے انتخاب لڑنا ہے، جانتے ہوئے کہ ڈائس لوڈڈ ہے، جانتے ہوئے کہ حمزہ کی وزارت اعلیٰ کو قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے، ووٹوں کو اٹھاڑ بچھاڑ ہونی ہے. بہت شکایت آ رہی ہے کہ ہمارا ووٹ اٹھا کے ادھر پھینک دیا گیا. آپ لوگوں سے پوچھیں نا، آپ ان حلقوں میں لوگوں سے جا کے رابطہ کریں، آپ جا کے پتہ کریں کہ کس طرح انتظامیہ مداخلت کر رہی ہے. یہ بتائیں ایک ڈپٹی کمشنر کا کیا کام ہے الیکشن کمیشن کے دفتر میں جانے کا؟ ڈپٹی کمشنر کا کیا کام ہے الیکشن کمیشن کے دفتر میں جانے کا؟ ڈپٹی کمشنر ملتان کا کیا کام تھا کہ وہ الیکشن آفس گیا ملتان کے؟ کیا کرنے گیا؟ یہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، ملتان کی عوام پوچھنا چاہتی ہے کیا کرنے گئے آپ؟ آپ ہوتے کون ہیں اس قسم کی مداخلت کرنے والے؟ آپ سرکاری ملازم ہیں اور سرکاری ملازم سیاست نہیں کرتا. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ڈپٹی کمشنر صرف سے چھوڑ دیں اور 2 سال کے انتظار کے بعد نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں. ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ مداخلت کریں گے. آپ اپنی مرضی سے پولنگ سٹاف لگائیں گے، آپ چن کے مسلم لیگ کے امیدواروں کے ساتھ آپ پریزائڈنگ افسر لگوائیں گے اور آپ دھاندلی کریں گے. اور پھر جو پولنگ بیگز جو جاتے ہیں، ہاں ڈسکا کا رونا رونے والے آج خاموش کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے جو آج لوگوں کی نگاہ میں ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف ہر میدان میں، ہر موڑ پر سیاسی انداز میں ان کا مقابلہ کرے گی. شکریہ. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اسلام آباد میں رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ لوگ پارٹیوں میں فیصلہ کرتے ہیں، کیا سب لوٹے قبول کر لیے گئے ہیں؟ یہ صرف ایک مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں. یہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو بچانے کا الیکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری 5 ریزرو سیٹیں نوٹیفائی ہو جاتی تو آج ہم اقلیت میں ہوتے. تحریک انصاف کی تعداد اسمبلی میں 173 اور نون کی 172 ہوتی. جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے منحرف اراکین 20 سیٹ ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی وزارت اعلیٰ کی خاطر سارے اصول ملیا میٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ الیکشن کمیشن پر بھی تنقید کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ان کا دست بازو اعلی کار بنا ہوا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.